नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। दिसंबर की एक सुबह की बात है। बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आया। खबर यह थी कि एक आदमी ने खुदकुशी कर ली है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक आदमी का शव लटका हुआ था। शव के सीने पर एक कागज पर बड़े अक्षरों में लिखा था, न्याय मिलना बाकी है। इस आदमी ने अपने पीछे एक 90 मिनट का वीडियो और 24 पेज का एक पत्र छोड़ दिया था। यह कौन था, क्यों उसने ऐसा किया और उसने इतना लंबा पत्र क्यों लिखा? आइए आज हम इस मामले के बारे में जानते हैं, जो अतुल सुभाष से जुड़ा हुआ है। अतुल बिहार का रहने वाला एक अच्छा लड़का था। उसके माँ बाप ने उसे बहुत मेहनत से पढ़ाया था। अतुल बेंगलुरु में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वह कंप्यूटर में बहुत होशियार था। अतुल अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पास कोई पत्नी नहीं थी। इसलिए उसने शादी के लिए एक वेबसाइट पर अपना नाम लिखवाया। वहां उसकी मुलाकात निकिता से हुई, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। निकिता बहुत कम बोलती थी, लेकिन अतुल को लगा कि वह बहुत समझदार है। अतुल को लगता था कि कम बोलने वाली लड़कियां बहुत समझदार होती हैं। निकिता भी कम ही बोलती थी, इसलिए अतुल को लगा कि वह बहुत अच्छी लड़की है। बाद में निकिता ने अतुल को बताया कि उसकी मां ने उसे सिखाया था कि शादी से पहले लड़कियों को कम बोलना चाहिए। अतुल को तब समझ आया कि ऐसा क्यों होता है। धीरे धीरे अतुल और निकिता की दोस्ती बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और जनवरी 2019 में उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के बाद भी सब कुछ ठीक ही चल रहा था। निकिता अभी भी कम ही बोलती थी, लेकिन अतुल को इससे कोई परेशानी नहीं थी। अप्रैल 2019 में दोनों की शादी हो गई। निकिता के पिता की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए जल्दी शादी कर दी गई। अतुल और निकिता बहुत खुश थे और उन्होंने हनीमून के लिए मॉरिशस जाने का प्लान बनाया। अतुल हमेशा सोचता था कि कम बोलना समझदारी की निशानी है। उसे लगा कि जो लड़की कम बोलती है और सोच समझकर बात करती है, वो समझदार होती है। लेकिन बाद में उसकी पत्नी निकिता ने बताया कि शादी से पहले उसे समझाया गया था कि कम बोलो, नहीं तो शादी टूटने का खतरा हो सकता है। धीरे धीरे निकिता ने अतुल से बात करना शुरू किया और उसे निकिता पसंद आने लगी। जनवरी 2019 में उन्होंने शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था। निकिता अब भी कम बातें करती थी, लेकिन इससे अतुल को कोई परेशानी नहीं थी। अतुल को निकिता से शादी करने का बेसब्री से इंतजार था। उसे लग रहा था कि जल्द ही उसकी जिंदगी का नया सफर शुरू होने वाला है। अप्रैल 2019 में निकिता और अतुल की शादी हो गई। निकिता के पापा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसलिए उनके परिवार ने जल्दी शादी कर दी ताकि वे अपनी बेटी की विदाई देख सकें। शादी के बाद दोनों परिवार और अतुल बहुत खुश थे। अतुल ने हनीमून के लिए मॉरिशस जाने का प्लान बनाया और नई यादें बनाने के लिए बेहद उत्साहित था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उसे लगा कि निकिता कुछ अलग और दूर दूर सी है। वह न तो ठीक से बात करती थी, न ही बाहर घूमने में दिलचस्पी दिखाती थी। अतुल को यह बात परेशान करने लगी और उसने कई बार निकिता से पूछा कि क्या कोई समस्या है। आखिरकार निकिता ने बताया कि उसने घर वालों के दबाव में आकर शादी की थी। वह खुद यह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पापा की तबीयत और परिवार के दबाव के कारण उसे यह फैसला लेना पड़ा। अतुल को यह सच जानकर गहरा झटका लगा, क्योंकि उसने निकिता से शादी को लेकर बड़े सपने देखे थे। अतुल ने निकिता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वह एक अच्छा इंसान था। यह अतुल के लिए दिल तोड़ने वाला था और इस वजह से उनके बीच कई झगड़े होते थे। लेकिन अतुल ने हार मानने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह निकिता को दिखाएगा कि वह उसे कितना प्यार करता है और उसकी कितनी परवाह करता है, तो शायद वह उसकी भावनाओं को समझेगी और उसके प्यार को स्वीकार करेगी। जब वे मॉरिशस से बेंगलुरु लौटे तो अतुल ने निकिता को सहज महसूस कराने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना शुरू किया। वह हर दिन अपनी बाइक पर लगभग 13 से 14 किलोमीटर यात्रा करता था। उसे ऑफिस छोड़ने और फिर वापस लेने के लिए, वह भी बेंगलुरु के व्यस्त ट्रैफिक में। यहाँ तक कि बेंगलुरु में ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए यह एक बड़ी चुनौती थी। उदाहरण के लिए, एक रेडिट उपयोगकर्ता ने बताया कि वह बेंगलुरु में बैनरघट्टा से व्हाइटफील्ड तक लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है
और हर दिशा में लगभग 1 घंटे का समय लगता है जब ट्रैफिक कम होता है। अतुल के इन प्रयासों से निकिता को उसकी सच्ची भावनाओं का एहसास हुआ और वह धीरे धीरे अतुल को पसंद करने लगी। जल्द ही वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और निकिता गर्भवती हो गई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब अतुल पूरे एफर्ट्स आ रहा था निकिता पर, तब निकिता की नौकरी चले गई थी बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन रीजंस। तो डिसिप्लिन इश्यूज की वजह से निकिता को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। अब निकिता घर पर ही रहती थी और अपना टाइम पास करने के लिए वो या तो अपनी मम्मी से फोन पर बात कर लेती थी या फिर वो पूरा दिन कोरियन ड्रामा देखा करती थी। इस टाइम पर अतुल निकिता का बहुत ध्यान रखता था। वो उसे रेगुलर डॉक्टर चेकअप के लिए ले जाता था और वो उसके लिए मेडिसिन्स भी लेकर आता था। घर पर निकिता की देखभाल के लिए एक मेड और कुक रखे गए थे ताकि उसे कोई तकलीफ न हो। उस समय निकिता की तबीयत थोड़ी खराब रहती थी। अतुल ने अपनी मां को भी दिसंबर में बेंगलुरु बुला लिया था ताकि निकिता और उनके होने वाले बच्चे को किसी तरह की परेशानी न हो। 2021 में निकिता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम व्यम रखा गया। बेटे के आने के बाद अतुल को लगा कि अब उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चे के जन्म के बाद निकिता का व्यवहार और अधिक बदल गया। उसने अतुल से कहा कि वह बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती क्योंकि वह कमजोर महसूस कर रही थी। यह सच था कि बच्चे के जन्म के बाद शारीरिक कमजोरी होती है, लेकिन दूसरा कारण यह था कि निकिता को इसकी रुचि ही नहीं थी। इसी दौरान भारत में पहला लॉकडाउन लग गया और बेंगलुरु में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। इस समय न तो मेड्स उपलब्ध थीं और न ही दुकानें खुली थीं, लेकिन अतुल ने किसी तरह एक महिला को हाउस हेल्प के रूप में रख लिया। निकिता दिन भर आराम करती और अपनी मां से फोन पर बातें करती, जबकि अतुल ऑफिस के काम के साथ साथ घर के काम भी संभालता और बच्चे की देखभाल करता। अतुल को महसूस हुआ कि निकिता की यह स्थिति उसे और अधिक डिप्रेस कर रही थी। उसकी नौकरी भी नहीं थी और वह कुछ भी करने में रुचि नहीं दिखा रही थी। अतुल को लगा कि अगर निकिता वापस काम पर जाएगी तो उसका ध्यान बंटेगा और वह बेहतर महसूस करेगी। इसीलिए उसने निकिता को प्रोग्रामिंग सिखाई, उसका रिज्यूमे तैयार किया और कई जगहों पर इंटरव्यू के लिए आवेदन भी किया। आखिरकार अतुल ने निकिता को एक नौकरी दिलवाई, लेकिन जॉब मिलने के बाद हालात और भी बिगड़ गए। निकिता ने अतुल से और ज्यादा पैसे मांगने शुरू कर दिए। पहले भी वह अतुल से पैसे लिया करती थी, लेकिन अब वह बड़ी रकम की डिमांड करने लगी। उसने कहा कि उसे ये पैसे अपने बिजनेस में लगाना है। शुरुआत में निकिता और उसके परिवार ने अतुल से 3 लाख रुपए मांगे, फिर 9 लाख और उसके बाद 4 लाख। यह रकम अतुल के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन काफी सोचने समझने के बाद उसे ये पैसे देने पड़े। यह सब तब हो रहा था जब देश में पहला लॉकडाउन लागू था। फिर दूसरे लॉकडाउन के दौरान निकिता की तबीयत और बिगड़ गई और इसी वजह से उसकी मां निशा उनके साथ रहने बेंगलुरु आ गई। लेकिन निशा के घर में आने से स्थिति और भी खराब हो गई। हर दिन निशा अतुल से 50 लाख रुपए की मांग करती थीं, यह कहकर कि उन्हें जौनपुर के सेंट्रल एरिया में एक अच्छा घर खरीदना है। अतुल ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वह पहले ही निकिता और उसके परिवार को 17 लाख रुपए दे चुका था। इस बात को लेकर घर में रोज लड़ाई होने लगी और फिर 17 मई 2021 को निकिता अपना सारा सामान और व्यम को लेकर घर छोड़कर चली गई। अब निकिता दिल्ली में एसेंचर नाम की कंपनी में काम कर रही थी और अपने बेटे के साथ वहीं रह रही थी, जबकि उसका परिवार जौनपुर में रहता था। इस बीच अतुल बेंगलोर में अकेला हो गया था। 2024 तक अतुल की जिंदगी पूरी तरह से उलझ गई थी। उसके खिलाफ कई केस थे, जिनमें दहेज, घरेलू हिंसा, अनैतिक संबंध और तलाक शामिल थे। इनमें से कुछ केस सिर्फ अतुल पर नहीं थे, बल्कि उसके परिवार पर भी थे, क्योंकि कथित तौर पर वे लोग निकिता से दहेज मांग रहे थे और उसके साथ मारपीट भी कर चुके थे। अतुल को अपने बेटे को देखे महीनों हो गए थे, यहाँ तक कि अब उसे अपने बेटे की शक्ल तक याद नहीं आ रही थी। पिछले कुछ सालों में अतुल 40 बार बेंगलोर से जौनपुर कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए जा चुका था, लेकिन अक्सर कोर्ट नहीं होती थी या वकीलों की हड़ताल होती थी।
जिससे उसका यात्रा समय बर्बाद हो जाता था। जब अतुल ने निकिता से कहा कि हम इसे सुलझा लें, तो निकिता ने सीधे 1 करोड़ रुपए की मांग की, जो बाद में 3 करोड़ तक पहुंच गई। और जाहिर है अतुल के पास इतने पैसे नहीं थे। इसके बाद अतुल के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह बार बार कोर्ट की तारीखों पर जाता रहे। चूंकि अतुल एक आदमी था, कोर्ट भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। जब अतुल ने पेशकार माधव से मदद मांगी, तो माधव ने कोशिश की कि वह अतुल की तारीखों को इस तरह से सेट करें ताकि उसे बार बार ट्रेवल न करना पड़े और वह एक ही हफ्ते या महीने में ज्यादा यात्रा न करे। पेशकार जो आदमी था वो बहुत करप्ट था। और कोर्ट हियरिंग्स के बारे में मुझे नहीं पता कितने लोग कोर्ट गए हैं या उनके परिवार वाले गए हैं, लेकिन यह बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। आपको सिर्फ कोर्ट जाने से पहले 100 लोगों से बात करनी पड़ती है और उन्हें पैसे देने होते हैं। यह सब करने के बाद ही आपकी हियरिंग की बारी आती है। अतुल को बार बार ट्रेवल करना पड़ता था और इन लोगों को झेलना पड़ता था जो पहले से ही बहुत करप्ट थे और सिर्फ पैसे चाहते थे। पेशकार 50,000 से लेकर लाखों तक की घूस लेता था ताकि कोर्ट की हियरिंग्स के बीच ज्यादा समय रखा जाए। अतुल के केस की जज रीता कौशिक भी करप्ट निकली। उन्होंने अतुल से 5 लाख रुपए मांगे थे ताकि केस सुलझ सके। इस केस में उसकी पत्नी निकिता पैसे मांग रही थी, पेशकार पैसे मांग रहा था और आसपास के लोग भी पैसे मांग रहे थे। अब तो जज भी पैसे मांग रही थी। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि एक बार कोर्ट में जब अतुल ने जज से कहा कि निकिता ने उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं, तो जज रीता ने अतुल की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। कोर्ट में जज रीता कौशिक ने उसे कहा कि अगर वह चाहता है कि केस सुलझ जाए तो उसे 5 लाख रुपए रिश्वत देनी होगी। अतुल को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। उसकी पत्नी निकिता और उसके परिवार वाले उस पर झूठे आरोप लगा रहे थे और अब तो कोर्ट भी उससे पैसे मांग रहा था। एक दिन कोर्ट में निकिता की मां निशा ने अतुल से कहा कि उसे तो लगा था कि उसे अतुल की मौत की खबर मिलेगी, और जब अतुल ने जवाब दिया कि अगर वह मर गया तो उसकी फैमिली के पास पैसा नहीं रहेगा, तो निशा ने कहा कि उसकी मौत के बाद उसकी फैमिली उन्हें पैसे देगी। यह सब सुनकर अतुल अंदर से टूट गया था। एक तरफ उसकी पत्नी और उसके परिवार वाले थे जो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, और दूसरी तरफ कानून था जो उसकी मदद करने की बजाय उसे और अधिक दबा रहा था। कोर्ट की प्रक्रिया भी बहुत जटिल थी और अतुल को बार बार अदालत में जाना पड़ता था जहां रिश्वत देने की मांग होती थी। अतुल को यह महसूस होने लगा था कि उसका पैसा ही वह कारण था जिसकी वजह से उसे और उसके परिवार को परेशान किया जा रहा था। यह सोचते हुए उसने 8 दिसंबर को अपनी जान ले ली। उसने एक 90 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी और मानसिक स्थिति के बारे में बताया। वह पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसने यह सब सामने लाने का फैसला किया ताकि लोग समझ सकें कि उसके साथ क्या हो रहा था। अतुल ने अपनी पूरी कहानी और सबूत एक 24 पेज के पत्र में लिखे थे जिसमें उसने उन सभी लोगों के नाम दिए थे जिनकी वजह से वह इस कदम तक पहुंचा था। रात के 1 बजे उसने यह वीडियो और पत्र अपने भाई को ईमेल किया था। 14 दिसंबर 2024 तक निकिता, निशा और अनुराग सभी गायब थे। निकिता ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था और जज रीता कौशिक छुट्टी पर थीं। इस बीच अतुल के माता पिता और भाई अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे थे कि उन्हें न्याय मिले, लेकिन अब तक उनका कोई ठोस हल नहीं निकल पाया था। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता, निशा और अनुराग को अतुल की मौत के केस में गिरफ्तार किया था। हालांकि पुलिस के पास अधिक जानकारी नहीं थी और इसके बाद क्या होगा यह तय नहीं था। अतुल के नोट और वीडियो ने उन सब के बारे में विस्तार से बताया जिन्होंने उसे इतना उत्पीड़ित किया था। वीडियो और पत्र को देखकर यह स्पष्ट था कि अतुल का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वह अपने बेटे विम को बहुत प्यार करता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी निकिता उसके बेटे को बड़ा करे।
अतुल की अंतिम इच्छा यह थी कि उसकी अस्थियां तब तक न बहाई जाएं जब तक उसे न्याय न मिल जाए, और अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह चाहता था कि उसकी अस्थियों को उस कोर्ट के पास एक गटर में बहा दिया जाए जहां उसने कई बार यात्रा की थी। अतुल का संदेश साफ था कि सिस्टम में कोई गलती है जो लड़कों के खिलाफ हो रहे गलत केसों में महिलाओं को फायदा देती है। उसने इस बात को भी उजागर किया कि लड़कों को अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं मिलता और उनका शोषण किया जाता है। अतुल का केस अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है, और यदि कोई इसे भविष्य में देखेगा